गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के जिला दर्शन लाइव सेशन में। साथ के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल RW स्टेट एग्जाम पर एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। आप लोग अपना हालचाल मेरे को बता दीजिएगा। साथ के साथ ये भी बता दीजिएगा कि अब तक हमने जितने जिले मेरे बच्चों पढ़े हैं अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी आज तक पढ़े हुए जिलों में कोई भी डाउट आप लोगों का है तो मेरे बच्चों वो कमेंट करके भी डाउट कर लिया करो, और साथ के साथ चलती क्लास में भी आप लोग जो हैं वो डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेगा भाई। राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मुस्कान, जोक, प्रियंका, विपिन, राजपाल, सैंकी, पारुल, कोमल, अमित, आरती, हरीश, रूबी, रोहित, पारस, दीपक। चलेगा बच्चों, फटाफट फटाफट एक बार सेशन को थोड़ा सा खींच के भी आप लेंगे। हर जगह मेरे बच्चों क्लास जो है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने आप लोगों को ही दे रखी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभा भी रहे हैं। हम फरीदाबाद जिला पढ़ रहे थे, हरियाणा का 12वां जिला मेरे बच्चों। भजनलाल के समय 15 अगस्त 1979 को गुड़गांव से अलग होकर एक नया जिला बनाया गया था, जिसका एरिया 741.9 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में है, जो सबसे छोटा जिला भी है। साथ के साथ मैंने आपको इसकी जनसंख्या 18 लाख से ज्यादा बताई थी। यहाँ पर मेरे बच्चों 3 तहसील है और 5 जो है ना वो उप तहसील बताई थी। साथ के साथ फरीदाबाद की स्थिति हम पढ़ चुके थे, तो अब अपने को डिस्कस करना है कि सर जी फरीदाबाद का क्या कोई पुराना नाम रहा है? नहीं मेरे बच्चों, फरीदाबाद अपने इसी नाम के साथ अस्तित्व में आया था, और फरीदाबाद नाम से ही पता चल रहा है कि कोई फरीद नाम का आदमी है जिसने इसको क्या किया होगा, आबाद किया होगा। तो पहले मेरे बच्चों ये बर्बाद था, इसको आबाद करने का काम बाबा फरीद ने कर दिया था, और बाबा फरीद के द्वारा आबाद किया गया अक्षेत्र कहलाता है फरीदाबाद। क्या कहलाता है? फरीदाबाद। तो हम बात करें तो फरीदाबाद के जो संस्थापक होंगे, इसकी जो स्थापना है मेरे बच्चों वो कब की गई थी? सर जी इसकी स्थापना 1607 ईस्वी के अंदर की गई थी। 1607 ईस्वी, या सदी आपसे पूछ ले तो 17वीं सदी हम बोलेंगे बच्चों। सदी भी पूछ लेता है कई बार कि कौन सी सदी में, तो 17वीं सदी में। ठीक है, तो 17वीं सदी में। और किसने इसकी स्थापना की थी? बाबा फरीद ने। अब ये कौन थे बाबा फरीद जिसने आबाद कर दिया था इस क्षेत्र को? तो बाबा फरीद थे मेरे बच्चों जहांगीर के कोषाधिकारी। जहांगीर आप सभी ने सुना होगा, मुगल शासक हुए जहांगीर, और उनके जो कोषाधिकारी थे, वित्त मंत्री थे, जो उनके खजाने को संभालते थे बच्चों, कोषाधिकारी जहांगीर के शेख फरीद। और शेख फरीद ने इस सुनसान इलाके को क्या किया था? आबाद किया था। ठीक है बच्चों, ये जो क्षेत्र है यहां से एक मार्ग गुजरता था जिसे आज नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं। नेशनल हाईवे क्या बोलते हैं? 44 बोलते हैं। और मेरे बच्चों उसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी मार्ग था। तो शेरशाह सूरी मार्ग जब इस क्षेत्र से गुजरता था तो यहां पर सुनसान इलाका होता था। बहुत सारे लोग जो हैं वो मार दिए जाते थे चोरी डकैती करने के बाद। चोरी डकैती करने के बाद, और जब वो मार दिए जाते थे तो मेरे बच्चों इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए इस क्षेत्र को क्या किया गया? आबाद किया गया। और आबाद किया गया मेरे बच्चों बाबा फरीद ने, तो अपने नाम से इसे बोल दिया गया फरीदाबाद। क्या बोल दिया गया? फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के उपनाम जरूर याद रखेंगे, उपनाम जरूर याद रखेंगे। मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं, तो एक तो इसे बोलते हैं हरियाणा की औद्योगिक नगरी। क्या बोलेंगे इसे? हरियाणा की औद्योगिक नगरी बोलेंगे। और इसे औद्योगिक नगरी बनाने में सबसे बड़ा योगदान जिसने दिया है वो मेरे बच्चों भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। तो इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही सपना था कि दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के इस क्षेत्र को बहुत बड़ा औद्योगिक नगर बनाना है। और आज उनका जो सपना है वो लगभग पूरा हो चुका है, और ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी मेरे बच्चों बन चुका है। यहाँ उद्योग ही उद्योग आपको नजर आएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी। एक सपना लिया था बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सपना लिया था वो लिया था चंडीगढ़ को बसाने का।
तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहलाता है चंडीगढ़, लेकिन अपने जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सपनों की नगरी मेरे बच्चों क्या कहलाता है? आपका फरीदाबाद कहलाता है। तो ये इसके दो उपनाम आप याद रखें। उपनामों के बाद हम बात करते हैं यहां फरीदाबाद के अंदर यदि उद्योग ही उद्योग हैं तो कौन कौन से प्रसिद्ध उद्योग है बच्चों? यहां औद्योगिक दृष्टि से बात करें तो यहां का बहुत बड़ा उद्योग, पूरे भारत में मेरे बच्चों इस उद्योग के कारण फरीदाबाद को जाना जाता है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग। तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर अब क्या बन चुका है? पावर ट्रैक बन चुका है। क्या बन चुका है? पावर ट्रैक। तो एस्कॉर्ट नाम की कंपनी ने जब ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट किए तो अपना प्लांट उन्होंने कहां लगाया था? फरीदाबाद में। और अपना हरियाणा भारत के अंदर जो जाना जाता है बड़े उद्योगों में बच्चों, उसमें ट्रैक्टर उद्योग इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद का, और मारुति उद्योग इंपॉर्टेंट है। कहां का? वो आपको ध्यान रखना है, गुरुग्राम का। कहां का? गुरुग्राम का। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। सर जी आज मेरा जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़िया, और भगवान करे कि आप कछुए जितनी जिए, जितना कछुआ जीता है उससे भी ज्यादा आप जिए, कछुए का भी रिकॉर्ड तोड़े, ऐसा आशीर्वाद हम आपको देते हैं। ठीक है, चलेगा। बाकी पार्टी पुर्टी फिर करेंगे नौकरी लगने के बाद, अभी खर्चा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बच्चों एस्कॉर्ट के बाद अब एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में तो टायर होते हैं। ट्रैक्टर में क्या होते हैं? टायर होते हैं। तो मेरे बच्चों टायर कौन से? गुडियर। गुडियर टायर उद्योग आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, गुडियर टायर उद्योग कहां है? गुडियर टायर उद्योग सर जी ये है आपका बल्लभगढ़ के अंदर। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर गुडियर टायर उद्योग। ठीक है बच्चों, एक पेड़ा पंजा जिसे हम बोलते हैं जेसीबी मशीन, इस जेसीबी मशीन के पुर्जे यहां बनते हैं फरीदाबाद के अंदर। बड़े बड़े उद्योग हैं। इसके अलावा मेरे बच्चों रेफ्रिजरेटर यानी जिसे हम बोलते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर व एसी उद्योग यहां का काफी पॉपुलर उद्योग है। बच्चों जूतों के मामले में बाटा जूता उद्योग, बाटा जूता उद्योग। ठीक है, तो भारत की फुटवियर नंबर 1 कंपनी मेरे बच्चों बाटा याद रखेंगे। दूसरे नंबर की जो फुटवियर कंपनी रही है वो आपकी कौन सी रही है? लिबर्टी रही है। कौन सी रही है? लिबर्टी। और लिबर्टी हमने कहां पढ़ा था? करनाल के अंदर। ठीक है, तो भारत की पहली फुटवियर कंपनी कौन सी होगी? बाटा, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भी है, नंबर 1 भी है, जिसने सबसे ज्यादा लोगों को बाटा की चप्पल जूते पहनाने का काम किया। चलेगा बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे बाटा जूता उद्योग के बाद और कौन से उद्योग हैं गुरुजी? यहां पे चमड़ा उद्योग है बच्चों। चमड़ा उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। इसके अलावा हम बात करें यहां हीना उद्योग। हीना, हीना का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? हीना का मतलब होता है मेहंदी। तो आपको ध्यान रखना है, ये लड़कियां जो मेहंदी से प्यार करती हैं, इतना मेहंदी बहुत ज्यादा लगाती हैं, तो बच्चों मेहंदी की खेती, हीना का उत्पादन हरियाणा में कौन से जिले में किया जाता है? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, तो मेहंदी का पौधा होता है मेरे बच्चों, और मेहंदी का जो उत्पादन है, मेहंदी की जो खेती है, मेहंदी को हीना बोलते हैं। तो डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया गया हीना का उत्पादन ज्यादा कहां होता है? अब आंसर तो हम तब देंगे ना जब हमें हीना का पता हो। ठीक है, लेकिन बच्चों लड़कियों को तो पता होता है, अब लड़कों को नहीं पता होता कि हीना क्या चीज होती है। ठीक है, तो लड़कों तुम भी समझ लो बच्चों। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो उद्योग होगा वो होगा कृत्रिम अंग निर्माण। बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग भी आपका कहां होगा? सर जी फरीदाबाद में होगा। ठीक है, तो फरीदाबाद किसके लिए जाना जाता है? कृत्रिम अंगों के लिए मेरे बच्चों जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपका क्या होगा? क्वेश्चन होगा, और पेपर में कई बार मेरे बच्चों ये पूछा जाता है आपका। ठीक है,
चलेगा। यहां पर सर जी एक मोटरसाइकिल भी बनता था, बिल्कुल बनता था बच्चों, अब तो वो बंद हो चुका है। पहले दूध, ये दूध इसी के ऊपर बेचा करते थे, राजदूत, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। पेपर में पूछा गया कि राजदूत मोटरसाइकिल हरियाणा में कहां बनती थी, तो राजदूत मोटरसाइकिल मेरे बच्चों यहीं पर बनती थी। तो राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल के साथ साथ एक और मेरे बच्चों मोटरसाइकिल जो फिल्मों के अंदर अजय देवगन रखता था, जब उसकी प्रेमिका को गुंडे उठा के ले जाते थे, फिर वो यामा बाइक पे चल के ही मेरे बच्चों छुटा के लेके आता था। तो ये जो यामा मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा शोर करती थी ना, ये अपने फरीदाबाद में ही बनती थी। तो यामा मोटरसाइकिल उद्योग भी बच्चों कहाँ होगा गुरुजी? यामा मोटरसाइकिल उद्योग भी यही होगा फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। हाँ बिल्कुल कविता रानी, एक नंबर की बात है कि जेसीबी तो कंपनी का नाम है, उस मशीन को क्या बोलते हैं? पीड़ा पंजा बोलेंगे, है ना। बाकी उसका नाम अटपटा सा है, और वो तुम्हें आता है इसलिए तुम मेरे से पूछ रहे हो, है ना गुड़िया? हाँ, क्योंकि फेसबुक यूनिवर्सिटी है ना, हमें बहुत कुछ सिखा देती है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे काम की चीजें नहीं आती है, आती हैं, लेकिन वो हम देखते नहीं है, वो बात अलग है। तो उसी यूनिवर्सिटी से मेरे को लग रहा है आप पूछ रहे हो। बाकी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, जेसीबी का नाम नहीं पूछेगा आपसे पेपर में हरियाणा जीके के अंदर, बस ये पूछेगा जेसीबी के पुर्जे कहाँ बनते हैं, तो तुम बता दोगे पुर्जे कहाँ बनते हैं, वहीं बनते हैं। कृत्रिम अंग का मतलब क्या होता है? कृत्रिम अंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम दुर्घटना में अपना शरीर का कोई अंग खो देते हैं, कोई अंग जब हम शरीर का खो देते हैं, तो फिर वो हम क्या करते हैं, काम चलाने के लिए वो कृत्रिम अंग मेरे बच्चों बनवाते हैं, ठीक है। और उन्हीं कृत्रिम अंग का यदि हम जिक्र करें तो वो सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? अपने हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ बनते हैं? फरीदाबाद में, बिल्कुल। इंग्लिश में आर्टिफिशियल, बहुत अच्छे। बच्चों हम बात करते हैं अब मंदिरों की। मंदिरों में तो चलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इतनी दुखी आत्माएं, इनको शांति मंदिरों में ही मिलती है। तो हम बात करें तो यहां पर एक मंदिर जरूर याद रखेंगे, दिगंबर जैन मंदिर। अब दिगंबर जैन मंदिर बहुत जगह है, ठीक है। दिगंबर जैन मंदिर इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों पेपर में पूछा जा सकता है। दिगंबर जैन मंदिर फरीदाबाद। इसके बाद दूसरा मंदिर आपको ध्यान रखना है, परसों मंदिर। परसों मंदिर, परसों मंदिर फरीदाबाद। सर जी ये परसों मंदिर का क्या मतलब हुआ? परसों का मतलब है यहां भगवान परशुराम, ठीक है। तो भगवान परशुराम या मेरे बच्चों पराशर ऋषि, ठीक है। हालांकि लोगों का मानना है कि भगवान परशुराम से संबंधित है ये मंदिर, लेकिन कई लोगों का मानना है कि पराशर ऋषि से संबंधित है ये। तो पराशर ऋषि से संबंधित, महर्षि वेदव्यास के पिता हुए हैं पराशर ऋषि, जिन्होंने मेरे बच्चों महाभारत और पुराणों की रचना करने का काम किया। तीसरा मंदिर है यहां झरना मंदिर। कौन सा मंदिर? झरना मंदिर। बच्चों झरना मंदिर कौन से गांव में है? मोहब्बताबाद गांव। तो जिस गांव को आबाद किया मोहब्बत ने, उसको हम बोलते हैं मोहब्बताबाद। बाकियों को तो बर्बाद ही किया है, इस गांव को आबाद किया है, तो इसे बोलते हैं मोहब्बताबाद गांव। तो झरना मंदिर जो है बच्चों वो मोहब्बताबाद गांव के अंदर है, ठीक है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का ये क्या है? मंदिर है। तो भगवान शिव को ये क्या हो जाएगा गुरुजी? समर्पित हो जाएगा। बच्चों मंदिर के बाद चलेंगे मेलों के अंदर, और जब मेलों का जिक्र आएगा तो यहां का मेला पेपर में ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े प्रसिद्ध मेले हैं। और उन्हीं बड़े प्रसिद्ध मेलों में एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है बच्चों, जहां पर विदेशों के लोग भी बच्चों पहुंचते हैं, उसको हम बोलते हैं सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड
मेला। ये जो सूरजकुंड मेला है बच्चों, इसे अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट या शिल्प मेला भी बोलते हैं, शिल्प मेला भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर आयोजित किया जाता है मेरे बच्चों। यहां पर जो है ना, हर साल फरवरी के महीने में दुनिया और भारत के अलग अलग राज्यों से कई शिल्पकारों का जमावड़ा लगता है, और जब सारे शिल्पकार यहाँ इकट्ठा होते हैं तो इसे बोलते हैं शिल्पकारों का कुंभ। क्या बोलते हैं? शिल्पकारों का कुंभ भी इसे कहा जाता है बच्चों। इस मेले की यदि हम शुरुआत की बात करें तो इस मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी, और 1987 के अंदर मेरे बच्चों ये जिला स्तर पर आयोजित किया गया था। जिला स्तर का मतलब होता है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसका आयोजन किया गया था। तो फरीदाबाद जिले जिले के लोग इस मेले के अंदर पहुंचना शुरू होते हैं 1987 में। मेले की शुरुआत कब हो जाती है? 1987 में मेरे बच्चों मेले की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद हम बात करें 1988 के अंदर बच्चों इसे राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। राज्य स्तर का मतलब स्टेट लेवल पे, यानी कि दूसरे जिलों के लोग भी इसके अंदर पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं 1988 के अंदर। और आयोजन जो होता है ना बच्चों इसका, वो प्रतिवर्ष फरवरी महीने में होता है। इसका जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष कौन से महीने में? फरवरी महीने में। तो ये महीना बिल्कुल फिक्स है, फरवरी महीने में इसका आयोजन होता है। अब 1988 में इसको राज्य स्तर पर ले जाया गया, तो अपने हरियाणा का कल्चर सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर दूसरे राज्यों के अंदर भी पहुंचे। दूसरे राज्यों के लोग यहां आए और अपने हरियाणा के कल्चर, अपने हरियाणा के खान पान, अपने हरियाणा की संस्कृति से उनका हम परिचय करवाएं। तो मेरे बच्चों यदि हमें अपनी संस्कृति का परिचय करवाना है तो इसको हमें राष्ट्रीय स्तर पर तो लेके जाना पड़ेगा। और हम बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले की जो शुरुआत हुई वो 1989 के अंदर हुई। राष्ट्रीय स्तर पे मेरे बच्चों इस मेले की जो शुरुआत हुई, राष्ट्रीय स्तर का मतलब है यहां पर दूसरे राज्यों का इस मेले के अंदर पहुंचना मेरे बच्चों, वो हुई थी 1989 में। और हमने सबसे पहले एक राज्य को यहां न्योता दिया, उसको बुलाया। तो जिसको हम बुला रहे हैं, जो शामिल हो रहा है हमारे बुलाने के बाद, वो इस मेले के अंदर क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा मेरे बच्चों, या हम उसे बोल देंगे थीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थीम। तो हम बात करें तो पहला जो थीम राज्य बना था 1989 में, जब इसे राष्ट्रीय स्तर पे ले जाया गया, वो हरियाणा का सबसे बड़ा पड़ोसी राजस्थान बना था। कौन बना था? राजस्थान मेरे बच्चों बना था, ठीक है। फिर हम बात करें तो इस मेले के अंदर एक बाहरी देश अचानक आ टपकता है। इस मेले के अंदर एक बाहरी देश अचानक आ टपकता है, और मेले में भाग लेने वाला पहला जो बाहरी देश है बच्चों, प्रथम बाहरी जो देश है वो कौन बना था? इजिप्ट बना था। इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट यानी कि मिस्र इसे हम बोल सकते हैं। और ये इजिप्ट और मिस्र इस मेले के अंदर आ टपका था 2009 में, ठीक है ना, 2009 में। तो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेले में भाग लेने वाला पहला बाहरी देश कौन सा था? तो आप क्या बोलेंगे? इजिप्ट था, मिस्र था मेरे बच्चों, ठीक है। और मिस्र कब आया था? 2009 के अंदर आया था। कब आया था? 2009 के अंदर, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, आज से हम ज्योग्राफी की क्लास भी लेंगे, ठीक है। हाँ 2 बजे क्लास जो है वो आपकी ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। तो जो बच्चा ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है मेरे साथ, वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 बजे इंतजार करता मिले, और बहुत ही शानदार टॉपिक वहां पर भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। अब देखिएगा बच्चों,
यहां पर हम इजिप्ट को पहला पार्टनर देश नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमने राजस्थान को यहां बुलावा भेजा था, तब जाके राजस्थान आया था इज्जत के साथ। यहां पर हमने मिस्र को बुलावा नहीं भेजा, ठीक है, हमने बुलावा नहीं भेजा और बिन बुलाए ये आया, तो इसे हम क्या बोल देंगे? बाहरी बोल देंगे। इसे हम पार्टनर नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? पार्टनर। और इस मेले के अंदर भाग लेने वाला जो पहला पार्टनर देश होगा, प्रथम पार्टनर जो देश होगा मेरे बच्चों, वो आपका होगा थाईलैंड। कौन होगा? थाईलैंड। अब दोनों बातें अलग अलग हैं, यहां कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आप लोग जिक के पढ़ते हो, अच्छी बात है, आपको आंसर पता है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो तो पता ही नहीं चलता कि थाईलैंड बोले या इजिप्ट बोले। मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है बाहरी, और एक मैंने वर्ड यूज किया है पार्टनर, ठीक है। तो मतलब पार्टनर का मतलब क्या है मेरे बच्चों? वो उस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। और बाहरी का मतलब मेरे बच्चों, वो बिन बुलाए आया है, वो शामिल तो हुआ है लेकिन बिना इज्जत के साथ हुआ है, ठीक है ना। जैसे आपका कहीं से बुलावा आ जाए शादी का, आपके घर शादी का कार्ड आ जाए तो आप चले जाते हो, लेकिन साथ में एक और दोस्त को तैयार करके ले जाते हो, तो आपका बुलावा आया है, इनविटेशन आया है, तो आप उस शादी के क्या हैं मेरे बच्चों? पार्टनर हैं, यानी कि आप उस शादी के अंदर शामिल हैं। लेकिन जो आपका साथी आपके साथ गया है उसे हम बाहरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाहरी बोलेंगे, ठीक है। खाना तो दोनों खा के आएंगे, ठीक है, लेकिन एक इज्जत के साथ खाएगा, एक डर डर के खाएगा। जो डर डर के खाएगा वो बाहरी होगा। क्या होगा? बाहरी होगा। जो इज्जत के साथ आएगा उसे हम पार्टनर बोलेंगे, थीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीम बोलेंगे। तो दोनों बातों में अलग अलग है, ये जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हाँ, तो यदि पार्टनर देश पूछ ले तो इजिप्ट नहीं बोलेंगे, और सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आए कि मेले में भाग लेने वाला पहला बाहरी देश, तो बाहरी शब्द आते ही आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों का? आंसर आना चाहिए सर जी मिस्र। क्या आना चाहिए? मिस्र। क्लियर हो गया ना अब तो, है बच्चों? हाँ, अब तो तुम मेरे हिसाब से नहीं उलझोगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारी की सारी बातें। तो उलझना नहीं है, जीके बड़ा आसान है। अब मेरे बच्चों उसके बाद हमने देशों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। 2013 से हमने लगातार इनवाइट किया है, ठीक है। उसके बाद इनवाइट करते करते एक साल ऐसा आया कि लोगों के पास कैश ही नहीं बचा कि वो कैश लेके इस मेले में जाएं, क्योंकि 2016 में नोटबंदी आ गई थी। 2016 में नोटबंदी आई तो 2017 के फरवरी महीने में जब ये मेला लगा तो लोगों के पास कैश था ही नहीं। जब कैश था ही नहीं तो मेरे बच्चों 2017 का जो ये मेला है ये मनाया गया था किस रूप में? अंतरराष्ट्रीय कैशलेस मेले के रूप में, कि जितने भी लोग यहां पहुंचे थे सारे कैश से लेस थे, ठीक है ना, मतलब कैश था ही नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय कैशलेस मेला जो है मेरे बच्चों, वो कौन से साल का मेला कहलाएगा? 2017 का मेला सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय कैशलेस मेला कहलाएगा। अब की बार 2024 का फरवरी महीना जा चुका है, जा चुका है सर जी, तो जा चुका है, तो कौन सा मेला लगा है अब की बार? 37वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगा है। 37वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, 37वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला मेरे बच्चों लगा है। अब 37वां लगा है तो एक तो नंबर याद रख लेना, नंबर जरूर याद रख लेना मेरे बच्चों। मेला जब भी पूछा जाता है ये नंबर पूछा जाता है कि 2024 का सूरजकुंड मेला कौन से नंबर का है, तो आप बोलेंगे 37वां, ठीक है। हम बात करें तो इस मेले के अंदर भी थीम राज्य आया होगा, यानी कि किसी ना किसी एक राज्य को हमने इज्जत दी होगी। और हमने इज्जत किसको दी मेरे बच्चों? हमने इज्जत दी अब की बार गुजरातियों को। गुजरात को हमने पार्टनर स्टेट के रूप में इस मेले के अंदर चुना। और यदि मैं बात करूं थीम देश की, तो थीम देश तुम बता दो फटाफट। तो जो भी बच्चा फरीदाबाद के आसपास का है इस सूरजकुंड मेले में गया हो, तो थीम कंट्री इस मेले के अंदर कौन था? आंसर आना चाहिए, मेरे से पहले ही बता दिया है तुम लोगों ने, तंजानिया। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, तंजानिया, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये पेपर में पक्का लिख लो, चाहे तुम कॉपी के अंदर, 200% पेपर में आएगा ये, ठीक है। कोई 100% नहीं, 200% आएगा ये पेपर के अंदर। तो या तो तंजानिया पूछेगा, या गुजरात पूछेगा, या इस मेले का नंबर पूछेगा। 18 फरवरी को इस मेले का समापन भी हो गया था, ये याद रखो तो अच्छी बात है, ठीक है। 2 से 18 फरवरी चला था ये। अब दूसरा जो मेला है बच्चों वो हम पढ़े यहां कि सर दूसरा मेला कौन सा होगा?
दूसरा मेला है मेरे बच्चों यहां पर पंखा मेला। सर जी ये कैसा मेला है, ये तो हमने कभी सुना नहीं। पंखा मेला भी फरीदाबाद में आयोजित होता है। मेरे बच्चों पंखा का मतलब यहाँ क्या है, पंखे का मतलब है यहाँ बिजने। बिजने तो सुने होंगे, तुम हरियाणा के बच्चे हो, गांव से आते हो, सभी को पता होगा बिजने। तो मेरे बच्चों यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के लोग एक क्या निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं। और यात्रा निकालते हैं तो बड़े बड़े बिजने उनके हाथों में होते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर हवा करके चलते हैं कि तुम भी ठंडे रहना, हम भी ठंडे रहेंगे। जब दोनों साइड से पक्ष ठंडे रहेंगे तो मेरे बच्चों जिंदगी बड़े मजे में शांति में कटती रहेगी। तो उसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चों पंखा मेला। क्या बोलते हैं, पंखा मेला। तो ये जो मेला होगा ये आपका हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की एकता के लिए आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता के लिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कौन सा मेला, पंखा मेला इसे बोलते हैं बच्चों, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। और कौन सा मेला लगता है भाई फरीदाबाद के अंदर, कनुआ का मेला। कनुआ का मेला, सर जी कहां लगता है कनुआ का मेला, मेरे बच्चों ये लगता है गाढ़ोत्ता गांव। गाढ़ोत्ता गांव तो शायद अब पलवल में आ चुका है, ठीक है। तो ये फरीदाबाद के भी गांव में लगता है, वैसे पलवल में भी लगता है। कई मेले बच्चों पलवल और फरीदाबाद में आयोजित होते हैं एक साथ, ठीक है। तो कनुआ का मेला जब भी पेपर में पूछा गया है, फरीदाबाद इसका क्या बना है, आंसर बना है। एक मेला याद रख लेना, कार्तिक सांस्कृतिक मेला। कार्तिक सांस्कृतिक मेला, कार्तिक सांस्कृतिक जो मेला है मेरे बच्चों, वो बल्लभगढ़ के अंदर राजा नाहर सिंह पैलेस के अंदर, बल्लभगढ़ के अंदर राजा नाहर सिंह पैलेस के अंदर आयोजित किया जाता है। तो राजा नाहर सिंह महल जो है वो कहां होगा, बल्लभगढ़ के अंदर होगा। और कार्तिक सांस्कृतिक मेले का जो आयोजन होता है वो नवंबर 1996 से लगातार होता आ रहा है। तो नवंबर 1996 से मेरे बच्चों ये लगातार आयोजित होता रहा है। पेपर में पूछा गया कि बताइएगा इस मेले की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी। तो जो मेला प्रति वर्ष लगता है आपको पता होना चाहिए कि उसका पहला आयोजन कब हुआ था, 1996 के अंदर। बच्चों ये जो मेला है ये कौन से निगम के द्वारा आयोजित होता है, जो अपने हरियाणा का टूरिज्म कॉरपोरेशन है, पर्यटन निगम है, उसके द्वारा ये मेला आपका आयोजित होता है बच्चों, ठीक है। तो हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा ये मेला आयोजित होता है। बहुत अच्छे भाई, एक लड़की बोल रही है सर जी 1966 से, 66 से नहीं होता ज्योति, 96 से लग रहा है, 96 से। बहुत बढ़िया भाई, मोहित चहल, सारे के सारे जो बोबुआ गांव के बच्चे हैं वो जुड़े रहे, है ना। वर्षा, राज यादव, आरती भारद्वाज, विकास भिवानी, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के अच्छे से, मेरे बच्चों दिमाग में चीजें बैठ रही होंगी, है ना। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों के लिए चीजें आसान बनाना, और इस तरीके से आसान बनाना कि कम से कम तुम पेपर तक तो ना भूल पाओ, ठीक है। बुढ़ापे तक याद रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर तक मेरे बच्चों हर हाल में याद रहे, इस तरीके से अपने को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये मेले, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारे आज पढ़ रहे हैं तो पेपर के नजदीक फिर पढ़ते पाएंगे, नहीं। जब पेपर आ जाएगा उस समय तो और बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब तक ये सारा का सारा कंटेंट आप लोगों की उंगलियों पे होना चाहिए, ठीक है ना। रिलेट कर करके आप लोग जो है सारा का सारा जो मेरे बच्चों वो करेंगे। आगे बढ़े फिर, सारे के सारे बच्चे बताइएगा, आगे बढ़े।
चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर पर्यटन स्थलों की, कि यहां पर पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। फरीदाबाद के अंदर सर पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थलों में मेरे बच्चों एक तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है हरियाणा का। हरियाणा का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है अरावली गोल्फ कोर्स। अपने काम का नहीं है क्योंकि अमीर लोगों का काम है ये। एक लेके मेरे बच्चों सटीक है, और लेके एक बॉल मेरे बच्चों एक गो ओल के अंदर गिराते रहते हैं ना। अब क्या पता क्या मजा आता है इनको। अरावली गोल्फ कोर्स, अपने को तो मजा आता है भाई साहब क्रिकेट के अंदर या फुटबॉल के अंदर या कबड्डी के अंदर, है ना, ऐसे ऐसे गेमों में, लेकिन ये अमीरों के गेम है। अरावली गोल्फ कोर्स ये सबसे बड़ा है। तो सारा दिन मेरे बच्चों लेके एक लाठी लेके एक बॉल उस होल में गिराते रहते हैं। सच बताओ तुम्हें मजा आता है? तुम्हें देखने में भी मजा नहीं आता, खेलने में पता नहीं कैसे आता है इनको। तो अरावली गोल्फ कोर्स जो होगा बच्चों, ये फरीदाबाद के अंदर सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है अपने हरियाणा का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे यहां पर एक पर्यटक परिसर है मेगापाई। मेगापाई पर्यटक परिसर, ये फरीदाबाद के अंदर है। तीसरे नंबर पे शेख फरीद का गुंबद याद रख लेना। शेख फरीद का गुंबद याद रख लेना। चौथे नंबर पे मेरे बच्चों यहां पर झील याद रख लेना कुछ। उन झीलों के अंदर बड़खल झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बड़े खतरनाक तरीके से पूछे जाते हैं। पेपर में पूछा गया कि बताइएगा दिल्ली के अंदर एक बर्ड सेंचुरी है असोला बट्टी। दिल्ली में असोला बट्टी बर्ड सेंचुरी कौन सी झील के नजदीक है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अभी पीछे जो 56-57 का पेपर हुआ था, ग्रुप 56-57 का, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत करके आए थे। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई झील दूसरी पूछ लेगा, झील तो बड़खल ही रहेगी, लेकिन बड़खल झील अपने याद हो चुकी है, तो उसके आसपास की हर एक चीज अपने को समेटनी पड़ेगी, लपेटनी पड़ेगी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली के अंदर जो असोला बट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार है, इसकी सीमा हरियाणा की कौन सी झील के साथ लगती है? तो मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या होगा? बड़खल झील होगा। क्या होगा? बड़खल झील होगा। ठीक है मेरे बच्चों, दूसरा क्या है आपसे पूछा जाएगा कि अरावली की दो छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर हरियाणा के अंदर कौन सी झील का निर्माण हुआ? अरावली की दो छोटी छोटी अरावली की दो छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर कौन सी झील का निर्माण किया गया है? सर जी बड़खल झील का। और इस झील का निर्माण किया कब गया? 1947 में। और 1947 में निर्माण जो किया गया था वो किस पर्पज से किया गया था? तो पर्पज था सिंचाई। पर्पज क्या था? सिंचाई। सिंचाई उद्देश्य से मेरे बच्चों ये जो झील है ना, ये बनवाई गई थी। इसके अलावा यहां पर और भी बहुत सारी झील है मेरे बच्चों। एक झील है खूनी झील। अब आप बोलोगे सर जी ऐसी कैसी झील है? मेरे बच्चों अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच ये एक पानी का गड्ढा है।
ठीक है, पहाड़ियों के बीचों बीच है, सुनसान इलाका है, और सुनसान इलाके को ही मेरे बच्चों ढूंढते हैं कौन? पियक्कड़ लोग। तो दिल्ली के जो अमीर घरों के पियक्कड़ बच्चे हैं, वो पीने वाले बच्चे पार्टी करने के लिए यहाँ पहाड़ी के बीच बने हुए इस गड्ढे के पास आके पैग वैग लगाना शुरू कर देते हैं। जब ज्यादा पैग लगाते हैं तो फिर आदमी का मन नहाने का भी करता है, कपड़े निकालने का मन करता है फिर, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये कपड़े निकाल के इस तालाब के अंदर नहाने जब उतरते हैं तो नशे ज्यादा हो जाते हैं, और बहुत सारे दिल्ली के अमीर घरों के बच्चे इस तालाब के अंदर डूबने से मेरे बच्चों मर चुके हैं, ठीक है। तो आसपास के क्षेत्र में ये झील बदनाम हो जाती है, ठीक है, और लोग इसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं खूनी झील, यानी कि जो भी इस झील के अंदर जाएगा उसका मर्डर पक्का है। लेकिन कौन जाएगा? जो पी के जाएगा, बिना पिए जाएगा तो आराम से घर लौट आएगा। तो बच्चों ये अरावली श्रेणी के अंदर है खूनी झील, बदनाम पानी हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। दूसरी जो झील है इसके अलावा वो है दोज झील, दोज झील, ठीक है, दोज झील। इसके बाद मेरे बच्चों गुड़गांव फरीदाबाद रोड के ऊपर एक और झील है जिसका नाम है निहारिका, निहारिका झील। तो यहां पर निहारिका झील याद रख लेना। और कौन सी झील है यहां पर? गुरुजी सूरजकुंड झील है, बिल्कुल मेरे बच्चों, सूरजकुंड, सूरजकुंड झील। और इसी सूरजकुंड झील को हम मयूर झील भी बोलते हैं। कौन सी झील बोल देते हैं इसे? मयूर झील भी इसे बोल देते हैं। ये सूरजकुंड जो झील है बच्चों, इसकी आकृति जो है वो अर्धचंद्राकार है। तो एक पेपर में इसकी आकृति भी पूछी गई कि किस प्रकार की आकृति की ये झील है, तो आप बोलेंगे ये अर्धचंद्राकार आकृति की झील है। और इस झील का निर्माण जो है ना वो तोमर शासकों ने करवाया है, सूरजपाल तोमर का नाम आता है। सूरजपाल तोमर ने इसको बनवाने का क्या किया था? काम किया था, ठीक है। और यहां पर क्या है? सूरजकुंड के अंदर जहां सूरजकुंड मेला लगता है, यहां पर बच्चों राजहंस होटल है एक सनबर्ड मोटल है बच्चों, सनबर्ड मोटल है यहां पर, ठीक है। और यहां पर कौन सा पर्यटन स्थल फेमस है मेरे बच्चों? तो लगभग सारे के सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां आप लोगों को ध्यान रखना एक स्टेडियम, अच्छा एक महल भी रह गया है, राजा नाहर सिंह का महल। तो ये काफी फेमस है, जहां पर कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन होता है, राजा नाहर सिंह का महल। और आपसे कोई पूछ ले कहाँ है सर ये, तो मेरे बच्चों फरीदाबाद जिला तो बोलेंगे, लेकिन जिले के अंदर है, बल्लभगढ़ के अंदर है। ये कहाँ है? बल्लभगढ़ के अंदर है, ठीक है। कर लोगे सारे के सारे। यहाँ एक स्टेडियम है मेरे बच्चों, हरियाणा राज्य खेल परिसर, सेक्टर 12 के अंदर, सेक्टर 12 के अंदर ही है जहां तक मैं ठीक हूं, फरीदाबाद में हरियाणा राज्य खेल परिसर। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा राज्य की शूटिंग एकेडमी भी है बच्चों, शूटिंग एकेडमी, ठीक है, निशानेबाजी। तो जो निशानेबाज लोग हैं वो फरीदाबाद की इस एकेडमी में प्रैक्टिस जरूर करते हैं, चाहे मैं मनु भाकर का नाम लूं, चाहे मैं अभिनव लोहान का नाम लूं, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध निशानेबाज है, अभिनव लोहान तो गोल्फ से संबंधित हैं, मनु भाकर का मैं नाम लूं तो वो फरीदाबाद में इसीलिए मेरे बच्चों रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि शूटिंग वालों का हरियाणा के अंदर जो शूटिंग रेंज है, एकेडमी है, वो कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। तो हरियाणा राज्य खेल परिसर फरीदाबाद। और यहाँ एक और स्टेडियम है, फरीदाबाद शहर का जो बस स्टैंड है ना, उस बस स्टैंड के साथ दीवार लगती है एक स्टेडियम की, और उस स्टेडियम को हम बोलते हैं नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। मेरे बच्चों इस स्टेडियम को मयूर स्टेडियम भी कहा जाता है। इस स्टेडियम को क्या कहा जाता है? इस स्टेडियम को मयूर स्टेडियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्रिकेट का ये स्टेडियम है,
और हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मैच अपने हरियाणा में यदि हुए हैं तो वो सिर्फ फरीदाबाद के अंदर इसी स्टेडियम के अंदर हुए हैं। तो इसीलिए ये स्टेडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम ये रह चुका है। इसका जो निर्माण है मेरे बच्चों वो 1981 में हुआ था। 1981 में निर्माण हुआ तो यहाँ पर फिर मैच खेले जाने स्टार्ट हुए। और आपसे पूछा गया कि पहला रणजी मैच जो है ना वो कब हुआ था, तो मेरे बच्चों पहला रणजी मैच हुआ था 1982 में। 1982 का ये रणजी मैच जो हुआ था, एक साइड तो थी सर्विसेज टीम और दूसरी साइड थी अपने हरियाणा की टीम। तो मेरे बच्चों जीत किसकी होगी? अपनी थोड़ी होगी। हम क्रिकेट में इतना अच्छे नहीं हैं, हम लात गुस्से मुक्के मारने में सबसे आगे हैं मेरे बच्चों, लात गुस्से मुक्के मारने में आगे हैं, क्रिकेट में हम इतना आगे हैं नहीं। तो सर्विसेज की यहाँ क्या हो जाती है? जीत हो जाती है, ठीक है ना। हाँ बच्चों, उसके बाद यहाँ पर फिर अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाने शुरू हुए। अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाने शुरू हुए। उस समय बच्चों भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अंतरराष्ट्रीय प्रथम जो ओडीआई मैच है, वनडे मैच है मेरे बच्चों, वो खेला गया। और पहला अंतरराष्ट्रीय जो मैच खेला गया था वो 1988 में खेला गया था, 1988 में। और 1988 में जो पहला मैच खेला गया था वो वेस्ट इंडीज और मेरे बच्चों इंडिया के बीच। तो यहां कौन जीता होगा? सीधी सी बात है, 1988 में हम इतना अच्छा थे नहीं, तो वेस्ट इंडीज ही जीता था, वेस्ट इंडीज ही जीता था, है ना बच्चों। भारत लिख दिया क्या? जीत लिखना है यहाँ। वेस्ट इंडीज यहां क्या है मेरे बच्चों? जीत जाता है। मैं बात करूं, कपिल देव ने अपना मैच अंतिम वो इसी स्टेडियम में खेला था। कपिल देव जी ने हम हरियाणा का हरिकेन बोलते हैं, तो कपिल देव ने अपना अंतरराष्ट्रीय जो मैच है ना वो कहाँ खेला था? वो लास्ट मैच यहीं पर खेला था, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि कपिल देव बहुत बड़े नाम है क्रिकेट के अंदर, इनकी कप्तानी में ही भारत ने पहला वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराकर एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता था। तो कपिल देव का संबंध हरियाणा से ही रहा है मेरे बच्चों, है ना। कपिल देव हरियाणा रणजी से ही सबसे पहले अपने क्रिकेट की शुरुआत इन्होंने की थी। तो कपिल देव ने अपना अंतिम मैच कहां खेला था? इसी स्टेडियम के अंदर, ये भी जरूर याद रखें, ठीक है। हम बात करते हैं फिर यहां पर बच्चों अंतिम मैच हुआ अंतरराष्ट्रीय, उसके बाद कभी मैच खेला नहीं गया। और अंतिम मैच हुआ था 2006 में। और 2006 का जो ये मैच है ना, ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अब हम बहुत अच्छा खेलने लगे थे, तो मेरे बच्चों इंडिया इसके अंदर क्या है? जीत जाता है। इंडिया ऐसा जीता कि इसके बाद मैच ही नहीं हुआ। मैच इसलिए नहीं हुआ मेरे बच्चों क्योंकि यहां पर बारिश जब भी हो जाती थी तो ग्राउंड के अंदर पानी भर जाता था, जल को बाहर निकालने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जल की निकासी का प्रबंध नहीं था, तो कई कई दिनों तक मैदान गिल्ला रहता था, मैच हो नहीं पाते थे। फिर तो मेरे बच्चों बीसीसीआई ने फैसला ले लिया कि अब हम जो है ना इस ग्राउंड के अंदर मैच नहीं करवाएंगे जब तक इसके जल की निकासी का अच्छा प्रबंध नहीं हो जाता। तो आगे आने वाली सरकारों ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। फिर मेरे बच्चों मनोहर लाल खट्टर जो है ना, मनोहर लाल जो खट्टर हैं अपने काका और हेडमास्टर के नाम से जाने जाने वाले, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मेरे बच्चों रहे। तो मनोहर लाल खट्टर का क्रिकेट में बड़ा दिलचस्प रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई एक ही तो ग्राउंड था जहां पर हम बाहर से आने वाले विदेशी खिलाड़ियों को देख लिया करते थे, तो अब इस ग्राउंड को है ना तुम बहुत अच्छा बनाओ, दोबारा से यहाँ अंतरराष्ट्रीय मैच और आईपीएल मैचों का जो है ना वो आयोजन होना चाहिए। और 2015 में मेरे बच्चों इसको दोबारा से फिर बनाया जाना शुरू किया जाता है। और अब की बार खट्टर ने बोला कि इसको तुम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बनाओ। तो मेरे बच्चों अब ये जो ग्राउंड है ये बनके तैयार हो रहा है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर। तो मनोहर लाल खट्टर सरकार ने स्पेशल मेरे बच्चों इसको बजट दिया, पैसा दिया कि इसको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बनाओ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम की बच्चों क्या है? कहानी है। सारी की सारी कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बहुत बढ़िया भाई। फरीदाबाद वाले जो बच्चे हैं वो स्टेडियम में घूम फिर आया करो, देख आया करो कितना काम हो लिया है, ठीक है ना। तो जो बच्चा जहां से जुड़ा हुआ है, जितनी बातें मैं बता रहा हूं कम से कम एक बार वहां जाके तुम दर्शन तो करके आओ कि मैं सही बता रहा हूं या नहीं बता रहा। सर जी मजा आ गया, चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। यदि पढ़ाई में तुम्हें मजा आने लगा है ना, इसका मतलब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है फिर, क्योंकि जिस भी चीज में तुमने मजे लिए हैं
उस चीज में तुम हमेशा आगे गए ही गए हो। क्रिकेट में मजा लिया है तो मेरे बच्चों क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है तुमने, फुटबॉल में मजे लिए हैं तो फुटबॉल में बहुत अच्छा किया है तुमने, यदि जी टीवी के ऊपर आने वाले सीरियल में मजा लिया है तो सारे सीरियलों के नाम पता है, सभी के एक्टर एक्ट्रेस के नाम पता है। तो जिस भी चीज में मजा आना स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर हम अच्छा करेंगे ही करेंगे, कोई हमें रोक ही नहीं सकता। तो सबसे मेन बात है कि हमें मजे आए उस चीज के अंदर जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ रहे, यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई में मजे आने बड़े जरूरी हैं। तो ये आपके बच्चों यहां पर कुछ पर्यटन स्थल। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर शिक्षा संस्थान की। इसकी बात कर लेते हैं, शिक्षा संस्थान की बात कर लेते हैं। मेरे बच्चों यहां पर एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है जबरदस्त। अरुण जेटली वित्तीय, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय, वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंशियल, नेशनल फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च को अनुसंधान बोलते हैं हिंदी में, संस्थान। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइएगा इस वित्तीय अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो अरुण जेटली मेरे बच्चों वित्त मंत्री रहे, अब तो हमारे बीच में है नहीं, इनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका फरीदाबाद में है। इसके अलावा यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु YMCA विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो यहां पर मेरे बच्चों एक पहले कॉलेज स्थापित किया गया था, YMCA, यंग मॉड्यूल क्रिश्चियन एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। यंग मॉड्यूल यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। और जर्मनी के सहयोग से यहां एक कॉलेज स्थापित किया गया। इसी कॉलेज को फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया 2009 में, 2009 के अंदर। तो 2009 के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। तो इसका जो नाम है जगदीश चंद्र बसु, बच्चों वो 2018 में कर दिया गया। तो 2018 में इसके आगे जगदीश चंद्र बसु जो नाम है वो जोड़ा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहां पर मेरे बच्चों मानव रचना यूनिवर्सिटी है, मानव रचना यूनिवर्सिटी है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, पेपर में पूछी गई है मानव रचना। मानव रचना काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की। यह डिम्ड यूनिवर्सिटी में आती है, डिम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और यहां पर एक और डिम्ड प्राइवेट है, लिंग्या, लिंग्या विश्वविद्यालय, लिंग्या विश्वविद्यालय याद रखेंगे। इसके अलावा यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय याद रखेंगे, फरीदाबाद का जवाहर नवोदय विद्यालय। और मैं आपसे पूछूं कि कहां है मेरे बच्चों नवोदय विद्यालय, मोटुका गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर, मोटुका, मोटुका गांव फरीदाबाद। तो मोटुका गांव फरीदाबाद के अंदर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्वों की, कि सर जी व्यक्तित्व कौन कौन आते हैं। तो व्यक्तित्व में एक यहां से सोनू निगम, बॉलीवुड सिंगर, पहले जगरातों में गाता था मेरे बच्चों, सोनू निगम जगरातों में गाता था, अब बॉलीवुड में गाता है, बहुत ही शानदार सिंगर हैं, ठीक है। और इनका जो पहला भजन था वो था पूत के पांव पालने में। तो पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो पूत के पांव पालने में इनका पहला भजन जो इन्होंने जगराते में छोटी सी उम्र में गाया था। मेरे बच्चों एक है ऋचा शर्मा, ऋचा शर्मा भी बहुत अच्छी क्या है, सिंगर हैं, ऋचा शर्मा। इसके बाद मेरे बच्चों यहां से आते हैं सूरदास जी, सूरदास जी, संत सूरदास जी सिही गांव में पैदा हुए हैं मेरे बच्चों। कौन से गांव में सर जी, सिही गांव। और ये जो सिही गांव हम पढ़ रहे हैं इसे कहा जाता है आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल।
आधुनिक साहित्यकारों का, बच्चों इसे क्या कहा जाता है? आराध्य स्थल कहा जाता है, यानी कि हम बोलेंगे पूजनीय स्थल। तो आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थल कौन सा होगा? सिहीगांव होगा। सूरदास जी जो है मेरे बच्चों, वो कौन सी भाषा के कवि हुए हैं? सर जी ब्रिज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। ब्रिज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो ब्रिज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी। ठीक है बच्चों, इन्होंने हम बात करें, कुछ रचनाएं लिखी हैं और रचनाओं में सूर सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। सूर सागर के साथ साथ सुरसावली इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, संगीत की शिक्षा जो इन्होंने ली मेरे बच्चों, वो संत हरिदास जी से ली थी। संत हरिदास जी से। लेकिन हम बात करें कि इनके जो गुरु हुए हैं, गुरु हुए हैं जिनके बदौलत मेरे बच्चों ये बहुत बड़े संत हुए, तो वो हुए हैं वल्लभाचार्य। संत वल्लभाचार्य, इनके गुरु का नाम जरूर याद रखना, जो पेपर में ग्रुप डी के अंदर भी पूछा गया था कि इनके गुरु का नाम क्या था? संत वल्लभाचार्य था। संत वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था बच्चों। ठीक है, हाँ हरिदास भी गुरु थे इनके, वल्लभाचार्य भी गुरु थे। संगीत की शिक्षा इन्होंने हरिदास जी से ली थी। वेद पुराणों का ज्ञान इन्होंने मेरे बच्चों संत वल्लभाचार्य जी से लिया था। संत वल्लभाचार्य जी से इन्होंने लिया था। ठीक है, हाँ इसके अलावा यहां पर और कौन आते हैं शख्सियत में? अभिनव लोहान आते हैं। अभिनव लोहान हिसार में पैदा हुए हैं अभिनव लोहान, लेकिन गोल्फ के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फरीदाबाद में ही रहते हैं बच्चों। तो अभिनव लोहान का संबंध खेल से पूछे तो गोल्फ बोलेंगे। उसके अलावा यहां पर और शख्सियत का हम जिक्र करें तो अजय जडेजा पूर्व क्रिकेटर, अजय जडेजा पूर्व क्रिकेटर। मोहित शर्मा जो आईपीएल में खेलते हैं, मोहित शर्मा। ठीक है मेरे बच्चों, जो आईपीएल में खेलते हैं, क्रिकेट गेम से इनका क्या है? संबंध है। ये क्या है? आपके क्रिकेटर हैं। ठीक है, बाबा मुंगीपा की धरती से राम राम सर। राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं बाद में, राहुल तेवतिया इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हाँ वो भी क्रिकेटर है मेरे भाई। ठीक है, पेपर में राहुल तेवतिया तो शायद ना पूछे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर का योगदान उनका इतना नहीं है। आईपीएल में बहुत हैं ऐसे, एक एक क्रिकेटर के बारे में नहीं पूछने वाला। थोड़ा सा महत्वपूर्ण नाम होना चाहिए ना, महत्वपूर्ण नाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा जो पूछा जा सकता है, तुलिका गांगुली। अब ऐसे सारी की सारी शख्सियत नहीं आपको देखनी होती है ना, थोड़ा सा। अब ऐसे तो 18 लाख लोग हैं, 18 के 18 लाख लोग थोड़ी याद करोगे तुम, है ना। अब जो फरीदाबाद का बच्चा मेरे से देख रहा है, तो कॉपी में अपने दादा का नाम भी लिख ले, उसका संबंध भी तो फरीदाबाद से ही है। अपनी दादी का नाम लिख ले, उसका जन्म भी तो फरीदाबाद में हुआ है। अपने काका का लिख ले, ताऊ का लिख ले, ताई का लिख ले, मम्मा का लिख ले, मम्मी का लिख ले, पूरे कुनबे का नाम लिख ले। लेकिन मेरे बच्चों पेपर में थोड़ी पूछा जाएगा, तो कोई ना कोई बड़ा योगदान होना चाहिए। ठीक है, हाँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपना खुद का मेन कैंपस चलाती है और राज्य सरकार या केंद्र सरकार या यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कपिल देव फरीदाबाद से, मान गए भाई दोस्त, मान गए। ठीक है, 9 मीटर खांचे रखिए, कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। कपिल देव फरीदाबाद तक कहने लग रहा है। तनांदा जांदा रोड पर देख लिया होगा कदे कपिल देव नो, थोड़ी है कि रोड पांदा जांदा है तो संबंध फरीदाबाद तो हो जाएगा। चंडीगढ़ में पैदा हुए हैं। तुलिका गांगुली कौन है गुरुजी? सिंगर है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा गाती है सुरीली आवाज में। ठीक है,
अपने जैसी बेसुरी आवाज नहीं है, बहुत सुरीली आवाज है तुलिका गांगुली की। इसके अलावा सृष्टि राणा, तुम सृष्टि राणा को क्लास के बाद है ना गूगल के ऊपर डाल के देखना, बहुत सुंदर लड़की है, बॉलीवुड अभिनेत्री। और एक बार तुमने देख लिया ना मेरे बच्चों, तो तुम बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। और जब भी सृष्टि राणा का नाम आएगा तुम्हारा दिमाग हमेशा बोलेगा कि फरीदाबाद से है, क्योंकि तुमने इसको आंखों में बसाना है। ठीक है, तो आंखों में सृष्टि राणा को नहीं बसाना, अजय जडेजा को भी बसाना है, मोहित शर्मा को भी बसाना है, पेपर में ये भी पूछे जाएंगे। सृष्टि राणा के बाद और क्या पूछा जा सकता है यहां से, और शख्सियत याद आ रही है क्या कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण? हाँ, कुणाल कपूर, ये सही है, कुणाल कपूर। कुणाल कपूर अभिनेता है मेरे बच्चों, कुणाल कपूर अभिनेता है। और भारत की पहली जो मूक फिल्म रही है, भारत की जो पहली मूक फिल्म है गुटरगू, गुटरगू के अंदर है बच्चों, गुटरगू देखते होगे ना तुम, गुटरगू, तो गुटरगू में कौन है? गुटरगू में यही है। ठीक है, हाँ, तो मेरे बच्चों ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना सा ही, इसी के साथ अपना फरीदाबाद जिला जो है वो एक बार कंप्लीट होता है। बाकी फरीदाबाद की बहुत सारी बातें हम आगे करते रहेंगे जैसे जैसे सिलेबस अपना आगे बढ़ता रहेगा। फरीदाबाद के बाद मतलब 12 जिले हम पढ़ चुके हैं, और इसके बाद मेरे बच्चों जो जिलों का गठन हुआ है वो एक साथ 4 जिले आए थे, जिसके अंदर कैथल है, रेवाड़ी है, पानीपत है और यमुनानगर है। तो इन चारों जिलों को हम पढ़ेंगे, और कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चारों में से जो भी आप बोलोगे वही पढ़ लेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।